नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वीडियो में खाड़ी में छिड़े संघर्ष का जो विस्तार है, उस विस्तार से जुड़ी बहुत अहम जानकारियां हैं। शुरू में ही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरा आप देखिएगा आखिर तक। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आगे युद्ध का स्वरूप क्या होने वाला, क्योंकि ट्रंप ने ईरान जीतने के लिए 5,000 से ज्यादा कमांडो भेजे। देखिए, एग्जैक्ट गिनती अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है, कहीं 4500 है, कहीं टुकड़ों में है कि मरीन की संख्या 3000 है, पैराट्रूपर्स जो है 3000 हैं, जिनको एयरबोर्न कमांडो कहते हैं, वो 3000 हैं। तो ये संख्या डिफर कर रही है, लेकिन 5000 से ज्यादा कमांडो भेजे हैं ट्रंप ने। और जो 10 दिन का वो सीज फायर वाला खेल है, ये सारा खेल इन्हीं सैनिकों को ईरान पहुंचाने का खेल है, ईरान की सीमा तक या ईरान के खर्ग द्वीप पर उतारने का खेल है। ये खुलासा जो है, ये धमाका किया है। खबरें तो कई जगहों से आ रही हैं, लेकिन इस पूरे खेल को सिलसिलेवार बताया है व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार ने। ये उन्हीं का धमाका है। लेकिन इतनी खबर, अभी ये खबर का एक हिस्सा है कि वो 5000 से ज्यादा कमांडो भेजा है, लेकिन उसके जवाब में ईरान क्या कर रहा है? ईरान के कमांडर, आईआरजीसी के जो है सैनिक, वो इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए युद्ध कितना भयावह रूप ले सकता है। वो भेज करके सोच रहा है कि हम ईरान कब्जा लेंगे, जीत लेंगे। यहाँ आईआरजीसी के सैनिक, आईआरजीसी के कमांडर इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो दिन कितनी जल्दी आएगा, वो दिन बस आ जाए, हम इंतजार में बैठे हैं। और 2 डिकेड, 2 दशक से हम 20 साल हो गया हम इंतजार करते करते। आओ तो एक बार, आओ एक बार, कुछ वक्त गुजारो ईरान में, आओ खर्ग द्वीप पर। और क्या हालात हो सकते हैं 1945 की चर्चा भी आज होने लगी है। 1945 में एक ऐसा ही अभियान शुरू किया था। 7,000 के करीब, 7,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। हालांकि वहां पर अमेरिका कामयाब हुआ था 7,000 सैनिकों की कुर्बानी के बाद। वो सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था, तो अमेरिका में 7,000 सैनिकों की मौत पर कोई बगावत, विद्रोह जैसे हालात भी नहीं पैदा हुए थे, क्योंकि पर्ल हार्बर था। सेंटिमेंट्स उस समय, अमेरिकी सेंटिमेंट्स अमेरिका की सरकार और सेना के साथ थे, रूजवेल्ट के साथ थे, सब कुछ साथ था। परिस्थितियां बहुत डिफरेंट हैं। लोग एक तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं कि उससे ये आसान हो सकता है, ये उससे कई गुना मुश्किल होगा, और मुश्किल नहीं है, नामुमकिन के करीब न हो जाए। ये कब्रगाह, अमेरिकी सैनिकों कब्रगाह न बन जाए ईरान, ये संदेह है। उन्होंने तो कहा है कि आप आइए, लाश भी यहां से आप वापस नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन इस सब में असली ट्विस्ट चीन ने लाया है। चीन ने ईरान को अलर्ट कर दिया है, इस पूरे ऑपरेशन पर ऑफिशियली अलर्ट कर दिया है। मतलब जो ऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब कि कोई मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, ये अपडेट अब ट्विटर पर आ गया है कि चीन ने ईरान को बता दिया है कि क्या क्या कर सकता है अमेरिका और क्या प्लानिंग है। इस बीच ईरान जब अपनी तैयारी कर रहा है, तो चीन ने बहुत बड़ा कदम उठाया। हालांकि वो ये तात्कालिक कदम नहीं है, इसको भी समझना होगा। चीन बड़े लंबे वक्त से एक मिशन पर काम कर रहा है। 2030 तक वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री ताकत बनना चाहता है, और उस लक्ष्य की दिशा में इस युद्ध काल में वो अमेरिका की सीमा के पास पहुंच चुका है। चीन की नेवी, अब ये हालात पूरे देखिए, अगर उसके मरीन और पैराट्रूपर्स ईरान आ रहे हैं, तो चीन के सबमरीन और चाइनीज पोत ये अमेरिका की सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। ये पूरा मतलब सुनने में ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन वॉरफेयर जो युद्ध नीति होती है, और युद्ध नीति में अगर 2 खेमे हैं, यहाँ पर देशों के खेमे हो गए, 2 खेमे हैं, तो अपने मित्र देश के प्रोटेक्शन के लिए आपको कहाँ फील्डिंग सेट करनी है, बेसिकली फील्डिंग सेट किया है।
और चीन ने जो फील्डिंग सेट किया है, अमेरिका का आप मान लीजिए गेम ओवर हो जाएगा अगर उसने सेना या मतलब सैनिक अपने कमांडोज जमीन पर उतार दिए ईरान में खर्ग द्वीप में। जब भाऊ को लाइए, बहुत ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूं, स्वागत है भाऊ, पहले ही क्षमा के साथ लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप लोग जोड़िएगा। हमारे यहाँ तो राजनीति से लेकर युद्ध कला में सब में निपुण लोग हैं, तो आप लोग जोड़िएगा इसके सारे तार को कि कैसे ये पूरा का पूरा युद्ध का जाल बिछा हुआ है, पूरा जो बिसात बिछा दिया है कैसे। जरा पहले हेडलाइन लाइए, शुरुआत कीजिए एक एक करके। ईरान वार लाइव अपडेट, ईटी की खबर है। पेंटागन ऑर्डर्स 2000 एयरबोर्न ट्रूप्स टू मिडिल ईस्ट। ये जो है पैरा ट्रूपर्स हैं जिनको वो कमांडो जिनको वायुसेना ऊपर से हेलीकॉप्टर से जहाज से नीचे उतार देती है, और ये बहुत ही तेज कमांडो होते हैं, सबसे जो खतरनाक कमांडो, और ये फिर जमीन पर ऑपरेशन करते हैं। आगे चलिए, जरा आगे चलिए, अगला अगला लाइए जल्दी, समय आप लोग जितना बचा सकते हैं बचाइए थोड़ा। हाँ, ये देखिए, यही सब जो राइटर्स और वेस्टर्न मीडिया है वहीं की रिपोर्ट को मैं हिंदी में यहाँ पे खोज करके लाया। अमेरिका के हजारों मरीन कमांडो शुक्रवार को मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। अमेरिका शुक्रवार को पहुंच जाएंगे ये बता रहा है। अमेरिका के मरीन कमांडो की तैनाती उस वक्त हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध विराम पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि 21वीं एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2200 मरीन जो यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर आ रहे हैं, वो शुक्रवार को इस क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। 2200 मरीन ये यूएसएस त्रिपोली पर है। उनके साथ एक एम्फीबियस लैंडिंग डॉक यूएसएस न्यू ओरलियंस भी होगा। ये एम्फीबियस लैंडिंग डॉक है। एम्फीबियस लैंडिंग डॉक, एम्फीबियस होते हैं उभयचर, मतलब जल थल दोनों पर जो है ये काम कर पाए। 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2500 और सदस्य भी यूएसएस बॉक्सर जंगी जहाज के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। तो वो 2200 वहां और 2500 अगर कायदे से ये इस पे आंकड़ों पे हम वो करें कि यही होगा तो 4700 हो गए, 4700 मरीन। और अभी आपने देखा था 2000 एयरबोर्न ट्रूप्स, तो 4700 और 2700 ये 7000 के करीब आंकड़ा पहुंच जाएगा। यूएसएस बॉक्सर जंगी जहाज पर 2500 आ रहे हैं, जिसे प्राइड ऑफ द पैसिफिक का उपनाम दिया गया है, यूएसएस बॉक्सर। इतना ही नहीं, टाइम पत्रिका वो जो है जो है उसका था वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, उसमें टाइम मैगजीन की रिपोर्ट भी ऐड किया है। अमेरिकी सेना के सीनियर अधिकारी आर्मी की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से एक कॉम्बैट ब्रिगेड की संभावित तैनाती पर विचार कर रहे हैं। यह डिवीजन करीब 3000 सैनिकों वाली एक तत्काल प्रतिक्रिया बल के तौर पर काम करती है, जो दुनिया में कहीं भी 48 घंटों के भीतर तैनात होने में सक्षम है। जो 33,000 पैराट्रूपर्स जिनको कह रहे हैं, जो एयरबोर्न यूनिट है, ये 3000 आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 5 दिनों का वक्त दिया है, संभवतः शनिवार को पाकिस्तान में युद्ध विराम बातचीत, ये तो छोड़ दीजिए सब। ये सारा वही है कि शनिवार को बातचीत के लिए सेट किया जा रहा है टोन, और शुक्रवार को ये पहुंच रहे हैं। टाइमिंग आप जोड़िए सब, शुक्रवार को ये पहुंच रहे हैं, ये खबर है। अब आगे चलिए जरा, इससे और आगे बढ़ते हैं। ट्रंप कर रहे 10 दिनों का इंतजार और फिर होगा ईरान के साथ जंग को लेकर व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार का नया खुलासा। ये व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार, जरा दिखा दीजिए क्या इनका खुलासा है वो भी, क्योंकि ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं और इसीलिए इतना फैसलों में आपको उथल पुथल नजर आ रहा है। पेप हैं पूर्व सलाहकार व्हाइट हाउस के, वो कहते हैं कि ट्रंप एक जाल में फंस चुके हैं और यह अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन वह ट्रंप को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यही वजह है कि आप उन्हें कभी इधर तो कभी उधर होते हुए बीच बीच में रुकते हुए देख रहे हैं। असल में वह उन 10 दिनों का इंतजार कर रहे हैं जब तक मरीन वहां पहुंच न जाए। आगे चलिए, इसमें चेंज करिए। यही बात व्हाइट हाउस का पूर्व जो है सलाहकार भी बोल रहा है।
ट्रंप ने 5 दिनों के लिए हमले को कम करने का ऐलान किया है, लेकिन जैसा कि पेप ने संकेत किया, यह युद्ध टालने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी मरीन ईरान के पास पहुंचाने की एक तरकीब है, जिससे हमले और तेज किए जा सके। और आगे चलिए, चेंज करिए। उन्होंने, पेप ने बताया कि ट्रंप ने यूएस मरीन को ले जाने वाले जहाजों को अपना रास्ता बदलने का आदेश नहीं दिया है। इसको उस संदर्भ में देखिए, जब आप कह रहे हैं हम सीज फायर की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो फिर उनको आप वापस बुला सकते थे। पेप ने कहा, मैं इन नेताओं में से किसी के भी सिर्फ बयान से नहीं, बल्कि उनके बर्ताव को देख करके बोल रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर जहाज समुद्र से ही वापस मुड़ जाते हैं, तो फिर तीसरे चरण से पीछे हटने के बारे में बात शुरू की जा सकती है। घटनाओं के इस क्रम के संभावित नतीजे का विश्लेषण करते हुए पेप ने कहा, एक बार जब वे यूएस मरीन वहां पहुंच जाएंगे, तो हम एक बिल्कुल अलग स्थिति में होंगे। होर्मुज पर अभी भी ईरान का ही नियंत्रण है। तब तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी जब वो पहुंचेंगे मरीन, क्योंकि वहां पहुंचते ही ये दुनिया में तत्काल ये तो संदेश पे चलता है तेल का खेल और मार्केट, ये हो जाएगा कि अब युद्ध भयावह होगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जेपी मोर्गन की तरफ से मंदी शब्द का जिक्र और भी ज्यादा होने लगेगा। और चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पेप ने कहा, यही असली अनप्लेड कार्ड है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, और अमेरिका में सिर्फ ट्रंप ही ऐसी स्थिति में होंगे जो इजराइल को सैन्य रूप से नियंत्रित कर सकें, एक ऐसी नीति के जरिए जिसमें सचमुच कुछ दम हो। इजराइल या नेतन्याहू का यह ऐलान कि वे हमला नहीं करेंगे इसलिए भी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि वे पहले कई बार अपने वादे तोड़ चुके हैं। उन्होंने तो ईरानी वार्ताकार की भी हत्या कर दी थी, इसलिए उनकी यह बात अब चलने वाली नहीं है। यानी जो ये पूरा झांसा प्रोग्राम है, ये नहीं चलने वाला है। इसके आगे और हम फिर भाव के पास चलेंगे, दो हिस्सों में हम इस चर्चा को करेंगे, लेकिन अभी एक और इसको, क्योंकि पूरा जुड़ जाए एक बार ये खबर, एक हिस्सा। द्वितीय विश्व युद्ध का हवाला देकर ईरान पर हमले के बाद खर्ग द्वीप पर क्या है अमेरिका का प्लान, ये भी वहीं से वेस्टर्न मीडिया से ही ये पूरी रिपोर्ट है, बस हिंदी के लिए रेफरेंस है। जरा भीतर चलिए, इसके भीतर चलिए। जिस लड़ाई की चर्चा हो रही है, उस लड़ाई की भयावहता को भी समझना होगा। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर अमेरिकी मरीन द्वारा कब्जा करने की ठोस कार्रवाई की मांग की है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ग्राहम ने कहा कि हमने इवो जिमा पर विजय प्राप्त की थी। इवो जिमा ये जापान में मात्र 20 वर्ग किलोमीटर का एक जो है वो द्वीप है, आइलैंड, सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर, उस पे उसकी चर्चा हो रही है। 45 में किया था कब्जा इवो जिमा पर। हम यह भी कर सकते हैं, मेरा भरोसा हमेशा मरीन पर है। ग्राम ने आगे कहा कि खर्ग द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने से ईरानी शासन की रीढ़ टूट जाएगी और यह आतंकवादी शासन सूखी लता की तरह मुरझा जाएगा। उन्होंने 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स के द्वीप की ओर रवाना होने का जिक्र किया, जो हमने अभी पहले बताया था वो बात लिंडसे ग्राहम ने भी कहा कि 2 बॉक्सर और एक और। ग्राहम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। आगे चलिए, चेंज करिए आगे, अगला चेंज करिए। हाँ, ग्राहम द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के इवो जिमा युद्ध का स्मरण कराए जाने पर जो एक्सपर्ट्स हैं वॉरफेयर के, वो याद दिला रहे हैं कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी लगाई जा रही है। 19 फरवरी 45 को शुरू हुई 36 दिनों की भयंकर जंग थी। लगभग 80,000, यहाँ पर कितने मरीन आ रहे हैं आपके 5,000 के करीब, वहां 80,000 अमेरिकी मरीन सैनिक थे और जापान के इस गढ़ पर हमला किया था। तब अमेरिकी सेना के अनुसार इस 8 वर्ग मील 20 वर्ग किलोमीटर द्वीप पर कब्जा करने के लिए 6,821 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे। 6,821 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे। सोचिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा आंकड़ा होगा एक जगह पर 20 वर्ग किलोमीटर में मरने वालों का। और 19,000 से अधिक घायल हुए थे। जापान की ओर से 18,000 से 21,000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से बहुत कम ने सरेंडर किया था। माउंट सूरीबाची पर अमेरिकी झंडा फहराने वाली ऐतिहासिक तस्वीर, जो
रोसेंथल ने कैद की, बाद में इसके फोटो के लिए पुलित्जर पुरस्कार उनको मिला, लेकिन मरे इसमें हजारों लोग। आगे चेंज करिए जरा। नाटो के पूर्व सुप्रीम कमांडर और अमेरिकी नौसेना के सेवानिवृत्त एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस ने ब्लूमबर्ग में लिखा है कि खर्ग पर कब्जा कम फायदे के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है, कम फायदे के लिए बड़ा जोखिम। उन्होंने चेतावनी दी कि मरीन यूनिट के जहाजों को होर्मुज जलडबरू मध्य पार करते समय ईरानी या उनके सहयोगी रूसी खुफिया जानकारी से खतरा होगा। द्वीप पर उतरने के बाद भी ड्रोन हमले, बारूदी सुरंगें और लगभग 20,000 नागरिकों की मौजूदगी और संभावित जल थलीय हमलों जैसे खतरे बने रहेंगे। हालांकि खर्ग की मूंगा आधारित संरचना इवो जिमा की ज्वालामुखी रेत जितनी चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। ये नाटो का और अमेरिकी नेवी का पूर्व जो है कमांडर बता रहा है। चलिए आगे चलिए। ट्रंप प्रशासन को इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि क्या यह युद्ध, ये बेसिकली अब जो ये जितनी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि ईरान इससे अनभिज्ञ है। इस पर जो है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वियतनाम युद्ध की याद दिलाई है, तुलना की है, और 5 o'clock फॉलीज जैसे आशावादी ब्रीफिंग्स का जिक्र किया है। ये 5 o'clock फॉलीज क्या किसे कहते हैं, मैं एक लाइन बता दूं। जैसे स्ट्रोक वगैरह किसी को आता है तो उसके बाद कई बार शाम को, मतलब शाम जब ढलने लगती है 5 बजे, इसलिए 5 o'clock लिखा है, तो शाम ढलते ढलते उसके पूरे शरीर की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, वो थकान के कारण सुन्न पड़ने लगती है। इसी को 5 o'clock, ये वियतनाम युद्ध से इसलिए इसको जोड़ा है कि वियतनाम युद्ध में भी यही हुआ था। वो 5 o'clock फॉलीज, वो जब युद्ध खत्म होते होते अमेरिकी सेना दम तोड़ चुकी थी, मतलब उसका मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। बहुत लंबा ये हिस्सा हो गया है, लेकिन इसी हिस्से पर, क्योंकि ये मैं कहा था आप लोग से पहले ही, क्षमा के साथ, कि कार्यक्रम ये लंबा होगा। ये सारे हालात, इसके बाद एक ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा और फिर हम चलेंगे भाऊ के पास। जरा लाइए ट्वीट, लाइए लाइए भैया, ट्वीट लाइए। ये ट्वीट जरा देखिए गौर से। ये ट्वीट जो है क्या लिखा है, ये ईरान के जो है आईआरजीसी से जुड़े हुए कमांडर का ट्वीट है। हम वर्षों से अमेरिकियों के निर्धारित बिंदुओं में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फॉर ईयर्स वी हैव बीन अवेटिंग द अमेरिकन्स एंट्री इनटू द designated points, and for over 2 decades we have been training with the असम्मित युद्ध रणनीति, इसको हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रेटजी फॉर दिस वेरी मूवमेंट, इसी पल के लिए। नाउ वी हैव जस्ट वन मैसेज फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स, कम क्लोजर, पास आओ। कहते ना जो फिल्मों, आओ बेटा जरा पास आओ, या स्कूल कॉलेज में। तो वो ये देखिए, इस हालात में इस जवाब की या ऐसे जो है पोस्ट की उम्मीद नहीं रही होगी जिस इंतजार में ईरान बैठा है। अब इस सह मात के खेल में वाकई मात किसको मिलेगी, और जो है सह कौन देगा, चेक कौन देगा, मिट कौन देगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन अमेरिका अभी इसमें बुरी तरह उलझता नजर आ रहा है भाऊ। सहमात का ये खेल बहुत लंबा लंबा, इसके लिए मैं मेहनत करके निकाला, सारा जोड़ा। देखिए, एक्सेलेंट रिसर्च आशीष, हेड्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा काम किया। और इतना आपने डिटेल, क्योंकि कौन सा मूवमेंट, कौन से ट्रूप्स कहाँ से आ रहे हैं, ये बात तो हमने 2 दिन पहले ही, जब 5 दिन का इन्होंने कहा, और सो ट्रूथ पर इसने जब झूठ लिखा कि निगोशिएशन अच्छे चल रहे हैं और इसलिए 5 दिन का हम अब इन पे कोई एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं करेंगे, तो वो तभी तभी ईरान ने कह दिया था कि कोई बातचीत ही नहीं भैया, तो प्रोग्रेसिव कहाँ से होगी। तो उसी दिन आपने इसका जिक्र भी किया था कि ये 5 दिन वो टाइम बाय कर रहा है अपना मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि आपने 48 घंटे का वो अल्टीमेटम तो दिया था, हार्मुज खोलेंगे, और उन्होंने नहीं खोला। आपके पास शक्ति ही नहीं थी खोलने के लिए, तो आपने पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, फिर धमकी देनी चाहिए थी। लेकिन बड़बोलापन है ट्रंप में, ट्रंप को लगता है कि मेरे धमकी से ही काम हो जाएगा, नहीं हुआ। अब ये ट्रूप आ रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 हजार के बीच में कमांडोज उतरेंगे।
आशीष, जनरली ऐसे ऑपरेशंस का नतीजा जो है बहुत बुरा रहा है हम्म, बाय एंड लार्ज हम्म, अमेरिका के लिए। आपने अभी जापान का उत्तर दिया, वियतनाम में हमने देखा कैसे मार खा के चले गए। इवन आपने जब ओसामा बिन लादेन का भी जब उठाया गया और उनकी हत्या की, मतलब उसको पाकिस्तान के बाउंड्री में घुस के मारा, उसमें भी इनका एक चॉपर गिर गया था, याद होगा आपको, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था और कुछ बड़े मुश्किल से वो बचा बचा लिए थे लोग। एक मैं आपको 1980 का केस बताता हूँ। हम्म, 1980 में तेहरान में, हम्म, इराक के तेहरान में 52 एम्बेसी के जो अमेरिकन एम्बेसी के लोग थे उनको होस्टेज बनाया गया था। हम्म, उसको हम्म, छुड़ाने के लिए अप्रैल 24 और 25 को हम्म, एक ऑपरेशन ईगल क्लॉ, हाँ, है ना? ये हुआ था और आशीष जी, ये इतना बुरी तरह से फेल हुआ, इतने लोग उसमें मर गए कि अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो गई। ये मैं आपको 1980 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 2014 में, अभी-अभी की बात है, 2014 में जब सीरिया में अमेरिका की कोई होस्टेज थे और एक पत्रकार थे जेम्स पॉले, हम्म, इनको आईएसआईएस द्वारा होस्टेज रखा गया था और इसको छुड़ाने के लिए इन्होंने कमांडो ऑपरेशन किया, लेकिन इनका इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। जहां ये गए वहां मौत इंतजार कर रही थी, होस्टेज नहीं। और उसमें भारी तादाद में आताहत, मतलब मारे गए कमांडोज। यहाँ पर ईरान को, आपको क्या लगता है, ईरान ये नहीं जानता कि आगे पीछे यहाँ कमांडोज आएंगे? ईरान ये नहीं जानता था। ईरान तो ये भी जानता है कि आगे पीछे एटॉमिक बॉम्ब भी गिराया जाएगा यदि ज्यादा फियरफुल हो गया तो। ईरान इंतजार कर रहा है, ईरान इस वॉर का इंतजार कर रहा है और अमेरिका ईरान के जमीन पर जाके युद्ध कर रही है। देखिए, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक एक जिसके पास जिसका लोकेशन होता है उसको स्ट्रेटेजिक एक एडवांटेज मिलता है। ईरान को पता है गलियां, ईरान को पता है जगह। आज कितने की बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आपने चंबल के बिहाड़ों में पागल जैसे घूमते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं के मतलब 50 मीटर दूर डकैत निकल जाते हैं और मिलते नहीं, क्योंकि डकैतों को बिहार का एक एक रास्ता पता है, बाकी लोगों को नहीं, बाहर के आने वाले अधिकारियों को नहीं। यहाँ पे ये सारे कमांडो जो है, ये किस आधार पे है? सैटेलाइट इमेजेस के आधार पे है या मोसाद के इंटेलिजेंस पे है या सीबीआई या सीआईए के इंटेलिजेंस पे एंट्री करेंगे? इन दोनों का इंटेलिजेंस इस पूरे युद्ध में फेलियर दिखा रहा है। दूसरी बात, इस पूरे मरीन का मूवमेंट, इनका एक-एक मूवमेंट ईरान के पास चाइना और रशिया के कम्युनिकेशन सिस्टम से आ रहा है, सैटेलाइट सिस्टम से आ रहा है। इवन उन्होंने F-35 को जिस टेक्नोलॉजी से गिराया, उससे अमेरिका अभी भी चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये कैसा थर्मल टेक्नोलॉजी से उड़ाया। तो क्या ये आने वाले जो 6000 आप मरीज को डाल रहे हो, क्या इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होगी? एक बात तो तय है कि ईरान तो बर्बाद हो ही गया है। यदि आपने ईरान के दिल पे हमला कर दिया, खुर्ज पे हमला कर दिया और उसको टेक ओवर करने का प्रयास किया, तो हो सकता है कि वो फैसिलिटी अमेरिका के कब्जे में चली जाए। लेकिन बाकी जो मिडल ईस्ट में है, क्या इनका एक भी एनर्जी सोर्स जिंदा रहेगा? क्या एक भी इनका क्रूड एक्सप्लोरेशन सेंटर काम करने लायक रहेगा? या सब नेस्तनाबूद होगा? फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, ईरान के लिए जीना मरने की लड़ाई है। और अमेरिका के लिए मैं पहले ही बोल रहा था, सोल्जर्स को लड़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। आज जो लगातार फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जो ईरान और इजराइल युद्ध के लिए जो अमेरिकन नेवी आई हुई है, नेवी में बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि हम किस लिए आए हैं। हम अमेरिका की कसम खा के अमेरिका के लड़ने के लिए आए, हम इजराइल के लिए लड़ने लिए थोड़ी आए। पूरा अमेरिका और आर्मी भी मानती है कि ये जो लड़ाई है, ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है। इसमें हम जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी जैसी बात है। तो इधर तो ईरान के लोग अपनी संप्रभुता, अपनी टेरिटरी, अपनी आजादी, अपनी अपने अपनी कल्चर और अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और अमेरिकन किसके लिए लड़ रहे हैं? अमेरिकन इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। क्या वो जज्बा लड़ाई में होगा? सवाल ये है। या वहां भारी है कैजुअलिटी होके ये जो ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसा स्थिति होगी या जो सीरिया का ऑपरेशन होगा उसके जैसी स्थिति होके
विड्रॉ करना पड़ेगा। हार्मुज तो आप खोल लोगे, लेकिन हार्मुज कितने दिन तक युद्ध की स्थिति में रहोगे? जब तक एक भी ईरानी बचा हुआ है, वो हार्मुज से हर जहाज को वहां खतरा होगा। कौन सा मिसाइल कहां से आएगा कुछ नहीं बता सकते। ये बार बार कहते हैं कि हमने ईरान के मिसाइल भंडार को नष्ट किया। मतलब जितने भंडार जितनी बार नष्ट कर चुके हैं ट्रंप, शायद उतने भी भंडार ईरान के बाहर के भी भंडार, क्या पूरे मिडिल ईस्ट के भंडार नष्ट करे या क्या? ऐसा कभी कभी डाउट आता है। रोज कहते हैं कि हमने आज सारे भंडार नष्ट कर दिए, तो मेरे मिसाइल आते कहां से हैं? अच्छा, ईरान कहता है कि हमारे 5% भी नहीं है। आप कहते हो कि हमने 95% बर्बाद किए, वो बोलता है हमारे 5% भी बर्बाद नहीं हुए। और जिस हिसाब से अटैक चल रहा है, 6-6 मिनट में एक एक मिसाइल दागा जा रहा है, आप इमेजिन करिए क्या स्पीड से दागे जा रहे हैं। तो ये मिसाइल आते कहां से हैं? कौन दे रहा है मिसाइल? कितना मिसाइल है इनके पास ये नहीं, किस रेंज के मिसाइल है, कोई इंटेलिजेंस नहीं। तो आप एक ब्लाइंड फोल्ड पे जा रहे हो, आप आंख बंद करके युद्ध लड़ने जा रहे हो और उनसे लड़ रहे हो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये वही हुआ कि शाइस्ती खान 1 लाख की मुगल फौज लेके पुणे के लाल किले में बैठ गया, लाल महल में शिवाजी के। उसको लगा कि अब दक्कन मेरा, शिवाजी तो भाग ही रहा इधर से उधर डर के मारे। उसको पता ही नहीं था कि उसके लिए लाल महल नई जगह है, उसके मुगलों के लिए पुणे नई जगह है। उनको पता नहीं कल्चर है क्या नहीं। शिवाजी के लोग घुस गए शहर में, उनने पूछा कहां जा रहे हो? बोले बारात है, बच्चे की शादी है। और घुस गए। मात्र 300 लोगों ने 1 लाख की फौज को भगा दिया। शाहिस्ते खान की उंगलियां कट गई, सीधा बेडरूम में घुस के, क्योंकि वो लाल महल जो था वो छत्रपति शिवाजी का बचपन वहां गया था। उसको एक एक रास्ता, एक एक घर, कमरा मालूम था उनको। वो तो रात के अंधेरे में उन्होंने घुसा बेडरूम में और उसका उंगलियां काट दी। वो भाग रहा था तो उसकी उंगलियां निकल गई सारी। उसके बाद दक्कन में शाहिस्ते खान कभी जीवन में नहीं आया। वो जो एडवांटेज ऑफ नोइंग द ज्योग्राफी और नोइंग और ओन फील्ड, ये हमेशा रहेगा युद्ध स्थिति में। जब पड़ोसी से युद्ध होता है तो ठीक है, इजराइल को पता होगा ईरान का क्या, सीरिया का क्या, या लेबनान का क्या ये है। अमेरिका तो बहुत दूर है, उनके लिए तो ये सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस के भरोसे आपको लड़ाई करनी है। और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस चाइना और रशिया दे रहा है, वही तो नहीं इतना मार नहीं खाता। क्या इनके ड्रोन हिट कर गए अब्राहम लिंकन को? क्या लिंकन को अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम सपोर्टिव नहीं था? क्या सैटेलाइट कम्युनिकेटिव सिस्टम नहीं था? जिस अब्राहिम के लिए एक ताफा चलता था सिक्योरिटी फोर्स का, एक जहाजों का सिक्योर करने के लिए, वो हिट होके वापस चला गया। यही तो जो आपने कहा अमेरिका कि अमेरिका एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। सपोज ये ऑपरेशन फंस गया आशीष, हम्म, तो फिर क्या होगा? क्या इस ऑपरेशन के चलते, यदि ऑपरेशन फंस गया तो पूरा यूरोप अमेरिका की मदद के लिए आ जाएगा? और यदि वही पूरा फिर। यूरोप उतरता है, यदि यूरोप हाँ। उतरता है मदद के लिए, तो फिर यहां से चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ये उतरेगा। हम्म, और फिर ये चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया के लिए फिर ये एडवांटेजेस है, क्योंकि उनका एरिया है। हम्म। नहीं, उनका एरिया नहीं, अब अगला हिस्सा जो हम आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं। अब उनका एरिया, अब चीन चीन जिस कोशिश में लगा है, और जो मैंने कहा था कि अमेरिका की सीमा तक पहुंचना, चीन बेसिकली अब उसका कोई एरिया नहीं, वो पूरी दुनिया का अपना एरिया बनाना चाहता है और उस दिशा में वो बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि खाली मन में सोच रहा है, ख्याली पुलाव नहीं है हमारे यहाँ जैसे। वो उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। और जो अभी भाव ने कहा कि इलाके को जानना समझना, वो काम सबसे शिद्दत से कर रहा है चीन। वो पूरी दुनिया में, वो पैसिफिक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, एक एक महासागर में, और समुद्र की ताकत ही दुनिया पर राज करवाती है। वो नो डाउट। 2030 टारगेट है कि समुद्र की सबसे बड़ी ताकत दुनिया में होंगे। पैसिफिक, अटलांटिक, जो है इंडियन ओशियन, सबके डेटा पर काम, और कितने बड़े पैमाने पे कर रहा है और कहां तक पहुंचा है, वही अगला दूसरी हिस्सा है। दूसरी बात, जो हम्म, मिसाइल टेस्ट किए हैं उन्होंने, एंटी कॉन्टिनेंटल मतलब क्रॉस कॉन्टिनेंटल जो है, आईसीबीएम आईसीबीएम। आईसीबीएम, वो हाइड्रोजन बॉम्ब ले जाने की स्थिति हाँ। में है।
और हाइड्रोजन बॉम्ब सिर्फ यूएस के चाइना के पास है। सिर्फ चाइना के पास। चाइना ने ये वार्निंग बाकायदा अमेरिका का नाम लेके दी थी कि हमसे उलझो मत। हमको 20 मिनट में अमेरिका के किसी भी हिस्से को नष्ट करने में मात्र 20 मिनट लगेंगे हमको। आप चाइना से अमेरिका 20 मिनट का ट्रेवल इमेजिन करिए क्या स्पीड से जाएगा वो। और उसकी खासियत है कि उसका इंटरसेप्टर अभी तक नहीं बना है। वो आया मतलब उसको गिरना तय है टारगेट पे और तबाही मचाना तय है। ये अब देखते हैं आगे आगे भैया अगला लाओ तो। अगला अब चले चीन वाले पार्ट पर। ये देखिए ये चीन ने ईरान को इस मैटर पर, यहीं से चीन का चैप्टर ही शुरू हो रहा है। चीन ने ईरान को बिल्कुल साफ साफ इस मामले में जो है अलर्ट किया है। चाइना मिलिट्री इंटेलिजेंस has warned the IRGC about the US preparation and amphibious operation in Iran in coming days. Iranian representatives have notified Turkey, Egypt, and Pakistan that the US is deliberately stalling for time by amazing forces in the region. The US Army's amphibious group has not yet arrived in the Gulf for deployment. चीन ने ये जो है उसको अलर्ट कर दिया है और बता दिया है कि क्या क्या तैयारी है। आगे चलिए जरा आगे बढ़िए आगे। अब यहां पर देखिए ये खबर हिंदी में है, मैं आपको इसका पूरा जहां से खबर ओरिजिन हुई है वहां भी मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन पहले हिंदी में समझने में आसानी होगी। अमेरिका का खेल खत्म, चीन ने की ऐसी तगड़ी घेरेबंदी, चकरा गए ट्रंप, अब ऐसे पूरा होगा ईरान का बदला। ये तो थोड़ा पढ़ने में तड़क भड़क वाला है, लेकिन मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। जरा लाइए इसके भीतर की खबर थोड़ी सी दिखाइए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ी खबर दिखाइए, ये बहुत डिटेल्ड है। जियो पॉलिटिक्स में मैरी टाइम पावर यानी समुद्री ताकत की भूमिका तेजी से निर्णायक होती जा रही है। इसे देखते हुए चीन ने एक महत्वाकांक्षी अंडर सी मैपिंग, समुद्र तल का जो नक्शा तैयार करने का और निगरानी अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागरों तक फैला हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा संबंध पनडुब्बी युद्ध में बढ़त हासिल करने से है, सबमरीन वॉरफेयर। खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ संभावित रणनीतिक मुकाबले को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टों के अनुसार चीन दर्जनों शोधपोतों और सैकड़ों समुद्री सेंसरों के जरिए समुद्र के भीतर की परिस्थितियों का माइक्रो स्टडी कर रहा है। यह अध्ययन केवल वैज्ञानिक या आर्थिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सैन्य रणनीति भी छिपी है। विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र की गहराइयों में यह विस्तृत जानकारी किसी भी देश को सबमरीन ऑपरेशन और दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में अहम बढ़त देती है। आगे चलिए जरा, इसमें आगे बढ़िए। इस अभियान का एक प्रमुख उदाहरण डोंगफांग होंग 3 नामक शोध पोत है, जिसे चीन के ओशन यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाता है। यह पोत 2024-25 के दौरान ताइवान, गुआम और हिंद महासागर के कई रणनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रहा। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इसने जापान के आसपास समुद्री सेंसरों की निगरानी की, वहीं श्रीलंका, इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट के पास व्यापक सर्वेक्षण किया। यह इलाका वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि चीन का दावा है कि ये गतिविधियां जलवायु अध्ययन और समुद्री तल के मिट्टी के विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इन सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा को चीन को समुद्र के भीतर भौगोलिक संरचना, वाटर टेम्परेचर, लवणता और ध्वनि तरंगों जैसे व्यवहार की अहम जानकारियां मिलती हैं, जो पनडुब्बी संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ये ध्वनि तरंग जो है, जो सोनार कहते हैं समुद्र में, जो पनडुब्बियों की ट्रैकिंग है वो सोनार से होती है। और अगर समुद्र के भीतर का टेम्परेचर उसमें कितना खारापन है, लवणता जो है, अगर ये सब पता हो तो फिर किसी भी पनडुब्बी को टारपीडो जैसे IRIS डेना को डुबो दिया, कहीं पर ट्रैक करके चीन उसको उड़ा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिखाइए जरा फोटो, जो डांगफेंग है, डांगफेंग, ये पूरा डांगफेंग पूरा वो कर रखा है पूरी दुनिया में। यहाँ पर ये इन्हीं सारी डेटा को इकट्ठा करके, ये डेटा जिसके पास आ गया वो राजा है।
चीन कम से कम 42 शोध पोतों आशीष के आशीष जरिए जी, काम कर रहा है। 42 आपको भाव। याद होगा आपको हम्म, याद होगा एक हम्म, 6 महीने 6-8 महीने पहले की बात है। हम्म, ये जो डाटा कलेक्शन जो था, ये जब श्रीलंका के आसपास घूम रहा था, तब भारत ने हम्म, ऑब्जेक्शन रेज किया था। हम्म, तो उन्होंने हम्म, कहा कि ये R&D वाला मामला है, साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करने वाला है, इसका कोई युद्ध नीति से लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अ वॉरशिप, इट्स अ डाटा। तो तब भी एक डिबेट चला था कि ये डाटा है कि सेंसर इंस्टॉल कर रहा है, कि ये हम्म, आर्मी ऑपरेशन का या नेवल ऑपरेशन का एक हिस्सा है। हम्म, आपने सही कहा, चाइना की आज के डेट में चाइना की नेवी अमेरिका की नेवी के साथ यदि कोई टक्कर देता है तो चाइनीज नेवी है। इतनी स्ट्रांग चाइनीज नेवी है, उनके पास पनडुब्बियां ज्यादा है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है, जो समुद्र पे राज नहीं कर सकते। साथ में उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो गिरड़ भपके नहीं देते। ये उनकी खासियत है। उनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। तो उसके चलते वो जो विल पावर होती है, वो विल पावर चाइनीज गवर्नमेंट के पास कभी भी ज्यादा दिखेगी। इसीलिए अमेरिका को चाइनीज दो दो टुक शब्दों में सुना देता है। जब पिछली बार चाइना के साथ ट्रेड फेयर का जो टेरिफ वॉर जो हुआ, तब भी हम्म, चाइना ने उनकी औकात दिखा दी थी 2 मिनट के अंदर कि हमको बाकी लोगों जैसा मत समझना, हम्म, हम्म, हम तुमको बस सही जवाब दे देंगे, जिस शब्दों में चाहिए उस शब्दों में। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं फिर कह रहा हूं कि यदि ये ऑपरेशन, ये 5-6 हजार में यदि अच्छी खासी कैजुअलिटीज हो गई। देखिए, ईरान तो कैजुअलिटी के लिए डर ही नहीं रहा है आशीष, वो तो रोज ही मर रहा है। हाँ, ईरान के यहाँ कैजुअलिटी तो क्या कैजुअलिटी, नेता मर गए, लोग मर गए, कमांडर्स मर गए, लेकिन एक आता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। 6-6 लेयर के कमांड है उनके पास। ये भी, इसके भी हमने एक स्टोरी की थी कि ईरान को तो वो फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए शहादत तो एक रास्ता है लड़ाई जीतने का। वो तो कहते ही है कि हम शहीद हो गए, इसका मतलब हमारी विजय हो गई। क्या ये जज्बा उन कमांडोज को होगा जो इजराइल के युद्ध के लिए आ रहे हैं? सवाल वो है। और जब यदि उसमें कैजुअलिटी ज्यादा होगी, तो फिर ट्रंप क्या जवाब देंगे अपनी जनता को? हम्म, या जबरदस्ती जबरिया यूरोपियन, पूरे यूरोप को इसमें और नाटो को इसमें ढकेल देंगे? और नाटो को भी देखना होगा, यदि नाटो को जबरदस्ती इसमें ढकेला जाता है। एक चर्चा मैंने ये भी सुनी कि 30 देशों का एक ग्रुप बनके वो हार्मोज को कंट्रोल करेगा और ब्रिटेन उसका चेयरमैन रहेगा। तो यदि यूरोपियन यूनियन और नाटो ऐसे गले तक आ गए, तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ये क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हार्मोज ये चाइना के लिए भी उतना ही जरूरी है, रशिया के लिए भी उतना जरूरी है। वो अपने गले तक आने देंगे क्या? एक यूरोपियन यूनियन में एक देश ने ज्वाइन करने की बात क्या की, यूक्रेन ने, तो अमेरिका और यूक्रेन का युद्ध अभी तक नहीं थमा है। हाँ, रूस और यूक्रेन, हाँ। बात कहां से होगी? यूरोपियन यूनियन को ही ज्वाइन होने की थी ना। रशिया नहीं नाटो। चाहता था कि यूरोप नाटो नाटो ज्वाइन करने की, रशिया नहीं चाहता था कि ये गले में आके बैठ गए नाटो बिल्कुल पास में। तो हार्मोज पे ये यूरोपियन कंट्रीज का कैसा कंट्रोल करने देंगे? सिर्फ हार्मोज पे क्या मतलब, पूरे विश्व का क्या ठेका सिर्फ कांग्रेस इसने लिया है, ट्रम्प साहब ने और उसके दोस्तों ने? ये कव्वाली की टोली ही हर चीज को अपना समझेंगे। नहीं, चीन के मामले में फंस गए भाव। ये चीन में बुरी मैं तरह से फंस गए। दो चीजें बताऊं। ये फिलीपींस जो 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 इलाका है, हमने कहा था ना कि अमेरिका की सीमा तक, फिलीपींस के आसपास के इलाके में, उसके अलावा एक गुआम और हवाई के पास के समुद्री क्षेत्र, आप ग्लोब में क्षेत्र। जाएंगे, गुआम और हवाई, जो हवाई पहुंच गए, गुआम पहुंच गए, तो आप समझिए फिर आप अमेरिका के इलाके में घुस चुके हैं। गुआम और हवाई के आसपास के समुद्री क्षेत्र में और प्रशांत महासागर में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन क्षेत्रों में भी डेटा संग्रह कर रहा है चीन। इतना ही नहीं, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के पास, मतलब ऑस्ट्रेलिया सोचिए कहां है, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वहां गुआम, हवाई, सारी जगहों पर ये डेटा कलेक्शन कर रहा है।
और 2030 तक इसका टारगेट है। टारगेट 2030 का है, लेकिन अगर आज की तारीख में उसको निपटना पड़ेगा तो पहले आज अभी निपटेगा। अगर चीन का, जैसे कहा जाता है ना कि फला साम्राज्य का पतन हुआ तो फला साम्राज्य का भी पतन हो गया। कई पतन बार होता कुछ है, साम्राज्यों के हित जुड़े होते हैं। जुड़े होते ईरान हैं। का पतन मतलब चीन और रूस का पतन, ये हो जाएगा। दक्षिण, हाँ ईरान का पतन मतलब दक्षिण पूरा चला गया, हाँ। दक्षिण के ऊपर सबका वर्चस्व हो गया। हम्म, क्योंकि रशिया का विघटन होने के बाद वैसा भी वो नाम के लिए सुपर पावर था, हम्म, चीन ने उसकी जगह ली। रशिया, चीन। चीन और नॉर्थ कोरिया यदि मिलकर एक ताकत बनती है तो ये पुराना रशिया जैसी ताकत है। हम्म, तो पूरा दक्षिण मर जाएगा क्या? सवाल वो है। इसमें कई कई मतलब इस गेहूं के साथ कई लोग घुन जैसे पीसे जाएंगे। इसमें हाँ। जापान पीसा जाएगा, इसमें साउथ कोरिया पीसा जाएगा, इसमें भारत पीसा जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। मैं चीन का, मैंने कहा था ना, जो करंट रिपोर्ट, जहां से ये खबर आई, खबर जहां से जो ओरिजिन है वहां पर चलते हैं। जब लाइए करंट रिपोर्ट का ट्वीट दिखाइए। ये करंट रिपोर्ट ट्वीट है, ब्रेकिंग: चाइना इज कैरिंग आउट ए लार्ज अंडर सी मैपिंग मिशन अक्रॉस द पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियन, कलेक्टिंग डिटेल ocean data that expert says could be used to support submarine warfare against the United States and its allies. डेफिनेटली। चीन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर में एक बड़ा समुद्री मानचित्रण अभियान चला रहा है, जिसमें विस्तृत समुद्री डेटा एकत्र किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस डेटा का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ पनडुब्बी युद्ध में सहायता के लिए किया जा सकता है। जरा दिखा दीजिए, फोटो भी इसके साथ लगाया था करंट रिपोर्ट ने। ये देखिए जो फोटोग्राफ्स कुछ कैप्चर हुए, जो फोटोग्राफ्स लगाया करंट रिपोर्ट ने, ये फोटो है। वाह। आशीष जी, बहुत दिनों से। और एक और चाइना ने जो डेवलप किया है कि एक तो होना कि उनके सैटेलाइट और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, ये विश्व में सबसे बेहतरीन तरीके से वो कर रहे हैं, तो उसको वॉरफेयर में यूज करेंगे। दूसरी बात, वो दूसरे का डाटा ब्लॉक भी करते हैं। अभी हाँ आपने एक खबर की थी कुछ दिन पहले, जिसमें आपने बताया था कि अपने भारत के 8 सैटेलाइट ट्रैक ही नहीं हो रहे थे, हाँ, 8-9 से 9। सेटनर। तो उनको हाँ, किसने किसने उसको जाम जाम किसने किया था? हम्म, किसने उनको आउट ऑफ कम्युनिकेशन लाया था? हम्म। इट वाज चाइनीज प्रोसेस। उन्होंने एक झटका दिखा दिया। एक झटके में वो ऑर्बिट से बाहर हो गया। ऑर्बिट से बाहर जैसे ही गया, खत्म, हमारे आउट हो ट्रैकिंग गए। से बाहर हो गया, वो कूड़ा हो तो गया ये जो। आप, हाँ, मैंने वही कहा, 8 या 9 सैटेलाइट थे। तो हम्म, कुल मिलाकर दूसरों का कम्युनिकेशन ब्लॉक करके अपना कम्युनिकेशन और प्रिसाइज करना, यदि ही टेक्नोलॉजी, ये सारा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है अभी। हम्म, देखिए, अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं, अमेरिका के पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। फिर क्यों नहीं ईरान से निपट पा रहे हैं? हम्म, क्योंकि ईरान ने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दी। हम्म, यदि आयरन डोम काम करता तो ईरान क्या करता, मुझे बताइए। एक मिसाइल इजराइल पे नहीं गिरती और ईरान रोज बेचे बर्बाद हो जाता। हम्म, एक अमेरिका का बेस पे ईरान टच नहीं कर पाता और ईरान रोज हिट हो जाता। लेकिन ईरान ने बता दिया कि कोई टेक्नोलॉजी उनके ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाती। बताइए, डांसिंग ड्रोन, और डांस करते हुए जाता भैया, इंटरसेप्टर भी नहीं उसको कर सकता। तो ऐसे कई, इस युद्ध ने कई नए पैरामीटर्स खोल दिए। इस युद्ध ने कई भ्रांतियां क्लियर की। इस युद्ध ने कईयों की पोल खोली है। अब्राहम लिंकन की पोल खुली है, F-35 की पोल खुली है, आयरन डोम की पोल खुली है, आई ऑफ द साउथ जो सबसे बड़ा रडार था उसकी पोल हम्म, खोली है। भाई उसी को मारा ठक करके जाके। वो रडार इधर उधर का इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो रडार खुद का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कि खुद ही को मार रहा है कोई आके। तो ये बता दिया है कि भाई बाकी देशों के पास भी उन्नत टेक्नोलॉजी है। आप जितना इतरा रहे हो वो युद्ध में सामने आया।
नहीं, कुल मिला जुला करके ये जितनी खबर है शुरू से, जो जहां से उनके एयरबोर्न जो है यूनिट उतारने की, मरीन उतारने की, वहां से लेकर के और चीन के पोत अमेरिका के पास तक पहुंचने की खबर, ये कुल मिला जुला करके दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर वो ट्रूप उतरे और ईरान की जमीन पर तनाव बढ़ गया, ईरान की जमीन पर, तो फिर वही बात, इसलिए हमने लिखा नहीं, कई बार दर्शक कहते हैं आप लिख देते हो थर्ड वर्ल्ड वार, ऐसे कहाँ हो जाएगा। ऐसे ही होता है। वर्ल्ड वार के लिए जितने 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उन दोनों को स्टडी करिए। ये वर्ल्ड वार चलिए ऐसा नहीं होता है कि एकदम शुरू ही कहा जाए कि अब हम विश्व युद्ध शुरू कर रहे हैं, ऐलान हो नहीं नहीं नहीं, महाभारत जैसे शंख बजे कि 10 बज गया चलो शंख बजाते हैं विश्व युद्ध सबसे करते हैं। दोनों वर्ल्ड वार बहुत ही छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुए थे। बहुत छोटे कॉन्फ्लिक्ट से 2 देश, एक देश ने दूसरे में पे एग्रेशन किया, फिर जुड़ते गए, तबाही बढ़ी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, जुड़ते गए और फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया युद्ध ने और पूरी दुनिया तबाह हुई। तो विश्व युद्ध के लिए वो शंख वंख नहीं बजाने की जरूरत होती है। विश्व युद्ध जितना पहले 2 विश्व युद्ध जिन हालात में हुए हैं, इस समय के हालात उससे ज्यादा खराब है, उससे ये ज्यादा समझिए। खराब है, उससे उससे ज्यादा खराब है, और तीसरे विश्व युद्ध के लिए उससे ज्यादा इसमें जगह है। हाँ, बहुत स्पेस है। जो भी जर्मनी का एग्रेशन था, वो चाहे पोलैंड पे हो, हंगरी पे, कहीं पे भी जर्मनी का एग्रेशन जो था, उस जर्मनी के एग्रेशन से पूरी दुनिया उस समय अफेक्टेड नहीं थी, पूरी दुनिया को नहीं प्रभाव हो रहा था, लेकिन वो भी कन्वर्ट हुआ विश्व युद्ध में। आज जो तनाव है, ये पूरी दुनिया को ऑलरेडी चपेट में ले रखा है, ऑलरेडी पूरी दुनिया तनाव में है। तो ये बहुत जो है हालात बहुत सही कह प्रतिकूल रहे हैं कि है। पहले और दूसरे वर्ल्ड वार का जो कॉन्फ्लिक्ट था पोलैंड से जो शुरू हुआ था आशीष, उसमें किसी आर्थिक मंदी आने का कोई इंडिकेशन नहीं था। हर विश्व का कोई आदमी, किसी को कोई लेना देना नहीं था, ये आपस में लड़ रहे थे। ये तो एक दूसरे को मैत्री दोस्ती के लिए मतदान, एक दूसरे का साथ देते गए, और ये पोलराइजेशन होता गया और पहला विश्व युद्ध हो गया। लेकिन यहाँ तो इस हार्मोज की वजह से और एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से हर देश विश्व का परेशान है, क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ रही है। हम्म हम्म हम्म। चलिए और फिर इसी हम वजह से यहाँ तो, वहां तो कुछ किसी का कुछ लेना देना नहीं था, यहाँ हर देश का लेना देना है। सबका लेना देना है। हम नजर रखे हैं इस पर, जितना हम अपनी जितनी क्षमता है उतना सारी रिपोर्ट्स मिडिल ईस्ट, लिख के आते हैं। वेस्टर्न मीडिया सब पर। तो हम फिर हम्म, लाएंगे अपडेट, जो भी अपडेट होगी। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।